प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक एज सच थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, काफी हद तक याद करने वाला कह लो। ठीक, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं या जो हम लैब्स में बनाते हैं वो इम्प्योर होते हैं। ठीक, आर जनरली इम्प्योर and it is necessary to first purify them and check their purity. तो हमारे पास बहुत सारे methods हैं, various methods used for the purification are, and वो methods देखने हैं बस एक एक करके। यहाँ तक लिखो पहले तो, उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, इम्प्योर होते हैं, एंड उनको हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है। लास्ट क्लास में कोई टॉपिक किया था? टॉपिक्स तो किए थे साक्षी, ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक्स नहीं किए थे, टॉपिक्स किए थे। अब तुम ये बताओ कि तुम चाहती हो कि अगर मैं वो टॉपिक्स कराऊं तो मैं अभी करा देता हूँ, ये वाला टॉपिक हम बाद में कर सकते हैं। अगर तुम चाहो कि रिकॉर्डिंग से देखना है तो वो तुम देख सकती हो, मतलब अगर लगता है। तुम बताओ। तो फिर मैं कल रिकॉर्डिंग ही देख लूंगी। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर मैं दोबारा करवाता हूँ, ठीक है? ओके सर। तो सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है वो है फिल्ट्रेशन। ठीक, जो सबसे पहला मेथड हमने करना है वो है फिल्ट्रेशन। एज सच बहुत सिंपल सा है ये तो। फिल्ट्रेशन क्या है, मान लो अपने पास जो इम्प्यूरिटीज हैं वो इनसॉल्युबल है। बेसिकली दो चीजें होंगी, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्यूरिटीज। अपने पास दो चीजें होंगी, एक प्योर सब्सटेंस होगा और एक होगा इम्प्यूरिटीज। ठीक, दोनों में से कोई एक चीज सॉल्युबल होनी चाहिए और दूसरी चीज कैसी होनी चाहिए, इनसॉल्युबल। वन ऑफ देम must be soluble and other one must be insoluble. So the process of filtration is used to separate an insoluble solid component of a mixture from the soluble component. Basically जो चीज soluble होगी वो filtrate में आ जाएगी, जो चीज soluble होगी वो filtrate में collect हो जाएगी, एंड जो चीज insoluble होगी वो फिल्टर पेपर पे ही रुक जाएगी। क्लियर या नहीं? सिंपल सा है। कोई डाउट? फिल्ट्रेशन तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब अपने पास दो कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट सॉल्युबल हो और दूसरा कंपोनेंट इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल वाला कंपोनेंट है वो नीचे फिल्ट्रेट में आ जाएगा और जो इनसॉल्युबल वाला कंपोनेंट है वो ऊपर ही रुक जाएगा फिल्टर पेपर में। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड या फिल्टर आउट कर सकते हैं। करो, इसे नोट करो। मिक्सचर कंटेनिंग naphthalene and urea can be separated by this technique. Urea dissolves in water while naphthalene remains insoluble. ठीक है, तो naphthalene अलग हो जाएगा और यूरिया वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हमें मान लो यूरिया ही चाहिए तो यूरिया इज रिकवर्ड फ्रॉम फिल्ट्रेट बाय इवेपोरेटिंग दी वाटर। वाटर को इवेपोरेट कर दो तो जो बचेगा वो यूरिया। तो एक सॉल्युबल था और एक इनसॉल्युबल था, तो उसको हमने फिल्ट्रेशन से रिमूव किया। फिल्ट्रेशन में दिक्कत क्या होती है कि एक कंपोनेंट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे यूरिया अपना वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया, तो अगर यूरिया को रिकवर करना है तो तुम्हें सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना हो। ठीक, नोट करो इसे। क्रिस्टलाइजेशन, बेसिकली ये प्रोसेसेस हैं कुछ एंड तुम्हें इनको याद ही रखना होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन तब हम यूज करते हैं
जब हमें ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हो जिसमें एक की सॉलिबिलिटी ज्यादा हो और दूसरे की सॉलिबिलिटी कम हो, दिस मेथड इज बेस्ड on the differences in the solubility of organic compound and its impurity in a suitable solvent. कोई एक कंपोनेंट ज्यादा सॉल्युबल होगा और दूसरा कंपोनेंट कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, सिंपल सा है। जब कोई एक कंपोनेंट मतलब या तो इम्प्योरिटी या अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई एक ज्यादा सॉल्युबल होगा, ज्यादा जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, एंड दूसरा सॉल्युबल तो होगा लेकिन थोड़ा लेट डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस रहेगा कहीं ना कहीं। तो इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक, द गिवन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज पाउडर्ड एंड, इसमें जो जो चीजें लिखनी है सिर्फ वही मार्क कर देता हूं। द गिवन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज पाउडर्ड एंड इज डिसॉल्व्ड इन अ सुटेबल सॉल्वेंट बाय हीटिंग। और हमें ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू डिसॉल्व द होल ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग। ये काट दो। ठीक, पहले हमने क्या किया, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बना दिया। फिर उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर लेंगे, इज प्रेफरेबली फिल्टर्ड। ठीक, जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। द हॉट फिल्टर इज अलाउड टू कूल स्लोली एंड अनडिस्टर्ब्ड इन द बीकर और इन दी क्रिस्टलाइजेशन डिश। मतलब जिस भी बीकर में रखना है बीकर में रख दो। होता क्या है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, अगर हम कोई भी चीज गर्म करके डिसॉल्व करते हैं, जब वो चीज अपने आप ठंडी होती है तो उसमें दोबारा से क्रिस्टल्स बन जाते हैं। मतलब वो जो कंपाउंड हीटिंग के कारण डिसॉल्व हुआ था वो क्या होता है, रिक्रिस्टलाइज होने लगता है, या नहीं? कुछ देखा है ऐसा कभी, है ना? तो सेम वही यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन है। पहले हमने सॉल्यूशन को गर्म कर दिया, अब जब सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है तो जो कंपाउंड हीटिंग के कारण डिसॉल्व हुआ था वो अब दोबारा से क्या करेगा, क्रिस्टलाइज करेगा। तो आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपाउंड आर फॉर्म। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली अब सब क्रिस्टल्स बन गए हैं एंड अब उस क्रिस्टल्स को क्या कर देना है, अलग अलग कर देना। ये रहने दो चाहे, बस यहीं तक लिखो, प्योर क्रिस्टल्स आर फॉर्म। उसके बाद उस क्रिस्टल्स को अलग अलग कर देंगे एंड कंपाउंड अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? नोट करो इसे भी। कैमरा ऑन। ठीक ठीक ठीक, चलो रिक्रिस्टलाइजेशन में लिख लिया ये सब लोग, एंड इसके बाद ये भी लिख लेना, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा फिल्ट्रेशन, तीसरा क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टल्स मिल जाएंगे फिर उसको सेपरेट करना है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स एंड देन ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स मिल गए उसको सेपरेट आउट कर लो, फिर उसको क्या कर लो, ड्राई कर। ठीक, सिंपल सा है, करो इसे नोट, फिर आगे करते हैं। अगला मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट होना, है ना? तो बेसिकली ये मेथड हम तब यूज करते हैं, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड से सीधा सीधा किसमें चले जाते हैं, वेपर स्टेट में, और उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सबलाइमेबल सब्सटेंसेस, एंड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एंड उन वेपर्स को हम वापस ठंडा करके क्या बना सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। द वेपर्स ऑन कूलिंग चेंजेस बैक टू सॉलिड फॉर्म। पहले हीट करो, किसका फोन आ रहा है, बोलो। दोबारा से देखते हैं। बेसिकली है क्या, ये वाला मेथड तब यूज करते हैं जब दोनों में से कोई एक चीज कैसी हो, सबलाइमेबल हो। मतलब हमने देखो इम्प्योर कंपाउंड लिया, उसको हीट किया, जो चीज सबलाइमेबल होगी वो सबलाइम होके गैसियस स्टेट में चली जाएगी, फिर हम उसको यहां से ठंडा कर देंगे,
ठंडा करके वो वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी और यहीं पे ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है बेसिकली एक तरह से फनल सी है, इस पे चिपक जाएगी। ठीक है, इम्प्योरिटीज भी थी और अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड भी था, हमने हीट किया। अब उसमें से या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या इम्प्योरिटीज सबलाइम हो जाएंगी, सबलाइम होके मतलब वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। वेपर्स कहाँ की तरफ जाते हैं? ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। ऊपर हमने कूलिंग प्लग लगाया हुआ है जो इसको ठंडा करके वापस सॉलिड फॉर्म में यहीं पे चिपका देगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सबलाइमेबल वोलेटाइल कंपाउंड्स। वोलेटाइल मतलब जो गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। वोलेटाइल क्या होता है? substances that can be converted to gas. That can be converted to gas. और non volatile जो कन्वर्ट ना किए जा सकते। तो बेसिकली हमारे पास एक इम्प्योर कंपाउंड था, जो भी चीज इसमें से वोलेटाइल होगी, वोलेटाइल मतलब सबलाइमेबल होगी, जो गैस में जा सकती है, वो गैस में चली जाएगी। ऊपर हमने कूलिंग प्लग लगाए हुए, वहां से ठंडी होके वापस इसी वॉल्स पे चिपक जाएगी और अपने पास दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सबलाइमेबल volatile compounds from non-sublimable impurities. This process is generally used for the purification of camphor, naphthalene, anthracene, benzoic acid, etc. from containing non-volatile impurities. इसमें कोशिश करना है कि डायग्राम सा बना लो, क्योंकि इसमें हमने प्रोसेस नहीं लिखा है। डायग्रामेटिकली समझ आ जाएगा कि बस हमने इम्प्योर कंपाउंड लिया है, उसको हीट किया है, हीट करने पे जो सबलाइमेबल पार्ट था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर ऊपर की तरफ गए। ठीक है, यहां से वेपर्स ऊपर की तरफ गए, फिर हमने यहाँ पे कूलिंग प्लग लगाया हुआ है जो वेपर्स को वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? साक्षी क्लियर? ज्योतिका, अंशुला क्लियर? यस सर। करो नोट, बोलो आस्था। तो कौन से टॉपिक? डिस्टिलेशन, अगला प्रोसेस है डिस्टिलेशन। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं, करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स which boil without decomposition. बेसिकली होता क्या है डिस्टिलेशन में? ऐसे दो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब दोनों कंपोनेंट्स का एक का कम होगा और एक का ज्यादा होगा, एप्रिशिएबल डिफरेंस होगा। ठीक है, उन दो कंपाउंड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टिलेशन। बस कंडीशन एक ही है कि कंपाउंड must not decompose at its boiling point. पहले प्रोसेस समझो, फिर इस लाइन का मतलब समझाता हूं। बेसिकली अपने पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, या दो कंपोनेंट्स हैं या तीन कंपोनेंट्स हैं, और उन सब कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट हैज एप्रिशिएबल डिफरेंस। जैसे क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट है 334, एनालीन का बॉइलिंग पॉइंट है 457 केल्विन। तो एप्रिशिएबल डिफरेंस है। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले बॉइल करेगा, एनालीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो लेट बॉइल करेगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सबसे पहले 334 केल्विन का टेम्परेचर आएगा, क्लोरोफॉर्म बॉइल करेगा, यहां से जब वो बॉइल करेगा तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो गैस ऊपर की तरफ राइज करेगी और यहां से ट्यूब से हम इसको पास कर देंगे। ये जो गैस है हम इसको ट्यूब से पास कर देंगे। और यहाँ पे हमने रखा हुआ था कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है? ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहे होते हैं, उस ठंडे पानी से जो गैस आ रही है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले क्लोरोफॉर्म कलेक्ट हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद 457 केल्विन का टेम्परेचर रीच होगा, एनालीन कंडेंस करेगा,
एनिलीन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और हम उसको कंडेंस कर लेंगे और एनिलीन को अलग से एक और बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। समझ आया या नहीं? बेसिकली क्या है, हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट आउट कर रहे हैं जिसके में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में अप्रिशिएबल डिफरेंस है। ठीक है, अप्रिशिएबल डिफरेंस होना चाहिए। जो पहले बॉईल करेगा उसको पहले कलेक्ट कर लेंगे, फिर दूसरा कंपोनेंट बॉईल करेगा। बस बेसिकली है क्या, बॉईल करेगा कंपोनेंट, उसके वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स को हम यहाँ से पास करेंगे और उसको कंडेंस कर लेंगे। कंडेंस मतलब ठंडे पानी की जैकेट लगी होती है यहाँ पे, इसके आसपास ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहे होते हैं, उससे टेम्परेचर कम हो जाता है और जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और उसको हम एक बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। बस इसमें यही है कि जो तुम्हारे पास कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट मस्ट हैव एप्रिशिएबल डिफरेंस। और दूसरा, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉइलिंग करनी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट पे कंपाउंड ही डीकंपोज हो जाए। कंपाउंड को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट नॉट डीकंपोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? समझ आया? Yes, sir. सर बाकी एप्रिशिएबल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेट? तकरीबन 50 डिग्री या 50 केल्विन का अप्रॉक्स हम लेके चलते हैं, इतना तो रहना चाहिए। 30 या 50? ओके सर। ठीक है, 50 के आसपास का हम लेके चलते हैं कि इतना अप्रिशिएबल डिफरेंस होना चाहिए। साक्षी क्लियर? यस सर। करो इसे नोट। अगर चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम में प्रोसेस बड़ा सिंपली समझ आ जाता है, तो मैंने सबके डायग्राम्स बनाए हैं। प्रोसेस के बारे में नहीं लिखा है, मेन पॉइंट्स लिखने हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स व्हिच boil without decomposition and contain non-volatile impurities. The simple distillation involves the heating of liquid to its boiling point so that it is converted into vapors. On cooling the vapor, pure liquid is obtained and collected separately. This method can also be used for separating the liquids having sufficient difference in their boiling points. या तो एक कंपोनेंट बॉइल ही ना करे, दूसरा बॉइल कर जाए, या फिर दो कंपोनेंट्स हैं दोनों बॉइल कर सकते हैं एंड दोनों में अप्रिशिएबल डिफरेंस होना चाहिए, जैसे क्लोरोफॉर्म एंड एनालीन, ईथर एंड टॉल्यूइन। कोई एक आधा एग्जांपल याद कर लेना, अगर हो सके तो थोड़ा सा ध्यान में रखो इन चीजों को, ताकि अगर क्वेश्चन में आए तो हम डायरेक्टली लिख पाए। करो। और ये कंडीशन भी याद रखना कि बॉइलिंग करनी है हमें। हाँ हाँ बोलो। ये बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हैं, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स याद करना? नहीं याद नहीं करने। बॉइलिंग पॉइंट्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि अप्रिशिएबल डिफरेंस है। करो। होता क्या है कि अगर हम हाई टेम्परेचर पे बॉइलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि लिक्विड एकदम से ऊपर तक आए। जैसे होता है ना कि अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं तो लिक्विड ऊपर तक आ जाता है कई बार। तो पोर्सिलिन क्या करता है, उस लिक्विड को ऊपर तक नहीं आने देता। जैसे चाय है, चाय जब उबल रही होती है तो ऊपर तक आ जाती है, तो पोर्सिलिन अगर हम उसके अंदर डाल दें तो वो ऊपर तक कभी नहीं आएगी। पोर्सिलिन बॉइलिंग में काम आता है। पोर्सिलिन चिप्स होती है छोटी छोटी, एंड वो डाल दी जाती है जब हम कोई बॉइलिंग करने वाले होते हैं एट हाई टेम्परेचर। कहाँ लिखा हुआ है पोर्सिलिन, मुझे अभी तक नहीं देखा। सर ये डिस्टिलेशन फ्लास्क के नीचे, मतलब स्टैंड जहाँ पे बना हुआ है। पोर्सिलिन तब डालते हैं हम जब बॉइलिंग करनी हो, ताकि लिक्विड ऊपर तक राइज ना करे। जो है जहाँ पे कूलिंग हो रही है ये उसके ऊपर, मतलब एक थर्मोमीटर टाइप सा, पता नहीं क्या है। ये चीज नहीं सर, इसके लेफ्ट साइड पे, लेबिक कंडेंसर के लेफ्ट साइड पे। ये चीज। यस सर ये। अरे ये तो कंडेंसर ही होता है, ये कनेक्टेड रॉड्स होती है, एकदम से ग्लास रॉड्स होती है, कनेक्ट कर रही होती है, ये तो वैसे ही। ओके सर। ठीक है, चलो आगे करें फिर। लिख लिया सबने? ने लिख लिया है? यस सर। यस सर। ठीक। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें सेपरेट आउट करना है उनके बॉइलिंग पॉइंट में अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं होता। जैसे
एक एसीटोन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 330 केल्विन, और एक है मिथाइल अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 338 केल्विन। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि एसीटोन के साथ साथ मिथाइल अल्कोहल भी वेपराइज कर जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर हमने डायरेक्ट डिस्टिलेशन करी तो दोनों ही वेपर फॉर्म में है, तो दोनों ही बाद में जाके कंडेंस हो जाएंगे, तो हमारी सेपरेशन नहीं हो पाएगी। तो डिस्टिलेशन तब यूज करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट में एप्रिशिएबल डिफरेंस हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट में एप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है लेकिन एप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं होता, जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बहुत कम। तब हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेसिकली इसके अंदर हम बस नॉर्मल कॉलम नहीं यूज करते, ये नॉर्मल कॉलम है। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया, बेसिकली सिंपल एक पास कर दिया गैस। यहाँ पे हम एक फ्रैक्शनल कॉलम यूज करते हैं, हम एक नई चीज ऐड कर देते हैं यहाँ पे, फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर ना हम बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, कई बार हम पत्थर डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें डाल सकते हैं। बेसिकली होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले बता देता हूँ, फिर इसमें वही चीज लिखी है वो एक बार समझ लेना। अब दोनों ही बॉईल करेंगे क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो चांसेस ये हैं कि दोनों ही एकदम से क्या कर जाएंगे, बॉईल। ठीक, लेकिन होगा क्या, अब ये तो पक्का है कि एक ज्यादा वोलेटाइल है और एक कम वोलेटाइल है। एक इजीली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, एक थोड़ा सा मतलब लेट गैस में कन्वर्ट होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो, वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब वो ज्यादा जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो वो कम वोलेटाइल होता है। अब मान लो दोनों ही कंपोनेंट वेपराइज कर गए, लेकिन इस ऑब्स्ट्रक्शन से पास करते करते जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है वो तो पास कर जाएगा। ज्यादा वोलेटाइल है मतलब वो गैस में रहना पसंद करेगा, तो वो तो पास कर जाएगा। लेकिन जो कम वोलेटाइल वाला कंपोनेंट है वो इस ऑब्स्ट्रक्शन को पास नहीं कर पाता, वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, और इसी में वापस आ जाता है, इसी वेसल में वापस आ जाता है। दोबारा समझो, हो सकता है कि दोनों के दोनों बॉईल कर जाएं इकट्ठे, लेकिन उन दोनों में से एक कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है और एक कंपोनेंट कम वोलेटाइल होगा। जो ज्यादा वोलेटाइल है वो गैस में रहना पसंद करता है, तो वो तो इस ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू पास कर जाएगा, मतलब जो फ्रैक्शनल कॉलम है उसको पास आउट कर जाएगा इजीली। लेकिन ऐसा कंपोनेंट जो लेस वोलेटाइल है वो इस फ्रैक्शनल कॉलम को इजीली पास नहीं कर पाएगा, एंड वो वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होके इसी वेसल में वापस आ जाएगा। क्लियर या नहीं, कोई डाउट? तो सिर्फ वही कंपोनेंट आगे जाएगा जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है, जो ज्यादा वोलेटाइल है वो आगे चला जाएगा और फिर हम उसको वापस नॉर्मली कंडेंस कर लेंगे। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स, मतलब मिक्स होने वाले, जो मिक्स हो जाए आराम से, मिक्सिबल लिक्विड्स विच हैव बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये आगे की लाइन काट देना, जस्ट मिनट, ये वाली लाइन काट देना, मैंने यहाँ से काट दिया था ये पूरा। उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा। बेसिकली इसमें है क्या, द वेपर्स ऑफ लेस वोलेटाइल लिक्विड also rises into the vacuum, but due to the many obstructions they get condensed in the vacuum, इसी में यहीं पे कंडेंस हो जाते हैं, and flow back to the distillation flask, इसी में वापस आ जाते हैं, flow back to the distillation flask. After the series of successive distillations, the remaining liquid in the distillation flask gets richer, मतलब बेसिकली जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो तो बाहर निकलता जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो यहीं पे एक्यूमुलेट होता जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बाहर निकल जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो यहीं पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसमें एट द एंड वही कंपोनेंट बचेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि वो लेट बॉइल होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो लेट बॉइल होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो निकलता जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, या बाद में सेपरेट आउट होगा।
After the series of successive distillations, the remaining liquid in the distillation flask gets richer in the higher boiling point component. Therefore, the receiver contains the fraction rich in more volatile liquid. मतलब यहाँ पे जो ज्यादा volatile liquid है वो आता जाएगा और हम उसको कंडेंस करते जाएंगे. The process may be repeated to get pure liquids. ठीक है, इस तरीके से हम प्योर लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर लेंगे. एग्जाम्पल हम कहाँ यूज करेंगे? सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल. इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है. एंड separation of different fractions of crude oil in petroleum industry. Clear? Good doubt? Distillation under reduced pressure. देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब भी हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं तो डिस्टिलेशन की कंडीशन एक ही है कि हमें, क्योंकि हर एक कंपाउंड को बॉईल करना है, तो डिस्टिलेशन की कंडीशन क्या है? इन डिस्टिलेशन compound must not decompose at its boiling. कंपाउंड ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. अगर वो ब्रेकडाउन हो गया फिर इस मेथड का कोई फायदा नहीं. लेकिन अब ऐसे हर एक कंपाउंड तो नहीं है कि उसको हम बॉईल कर दें और उसमें कुछ भी हो ना, वो डिकम्पोजिशन शो ना करे, ऐसा नहीं होता. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो मतलब हम उसको डिस्टिलेशन के थ्रू तो सेपरेट आउट कर ही नहीं पाएंगे. तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम प्रेशर कम करते हैं, अगर हम प्रेशर को कम करते हैं किसी भी तरीके से, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ये हमेशा याद रखना. वैसे मैंने मेरे ख्याल गैसियस स्टेट में सिखाया भी है, ताकि तुम्हें तो याद होगा या नहीं. जब हम ऊपर जाते थे हिल्स पे तो प्रेशर कम हो जाता था और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता था. ठीक, बाकी सब लोग 2 मिनट थोड़ी देर के लिए इसको याद रखें कि जब भी प्रेशर कम होगा, आउटसाइड प्रेशर, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. तो देखो, मान लो कोई कंपाउंड था जिसका बॉइलिंग पॉइंट था 110 डिग्री, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी कि 110 पे वो डीकंपोज कर जाता. कि कोई कंपाउंड था जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 110 डिग्री एट रूम प्रेशर. रूम प्रेशर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 110 डिग्री. लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी कि वो क्या कर रहा था? बट कंपाउंड डीकंपोज. तो वो कंपाउंड डीकंपोज कर जा रहा था, तो हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे थे. तो हमने क्या किया? हमने प्रेशर को कम कर दिया. रूम प्रेशर की जगह प्रेशर को क्या कर दिया? कम कर दिया. प्रेशर कम करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम. अब वो जल्दी बॉइल करेगा. जितना प्रेशर कम करोगे उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. मान लो हमने प्रेशर इतना कम कर दिया कि वो 70 डिग्री पे ही बॉइल होने लगा और 70 डिग्री पे वो डिकम्पोज नहीं होता, तब हम उसको सेपरेट आउट कर पाएंगे. तो बेसिकली हम ऐसे कंपाउंड्स के लिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज करते हैं जो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं. तो हम क्या करते हैं? हम प्रेशर को ही कम कर देते हैं. प्रेशर कम करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और वो कंपाउंड डिकम्पोज होने से बच जाता है. Certain liquids have a tendency to decompose at a temperature below their boiling points. Such liquids cannot be purified by ordinary distillation. Therefore, a vacuum distillation is used. Vacuum किसके लिए काम आता है? प्रेशर को कम करने में. A vacuum distillation is used for liquids which decompose at a temperature below their normal boiling point. Under the reduced pressure, vacuum ने क्या किया? प्रेशर को रिड्यूस किया. The liquid will boil at a low temperature and the temperature of decomposition will not be reached. हम इस टेम्परेचर पे उसको बॉइल कर सकते हैं कि वो डिकम्पोज ना हो. फॉर एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल बॉइल्स विद decomposition at 563. नॉर्मली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 563, लेकिन वो उस पर डिकम्पोज कर जाता है. बट अगर हम प्रेशर कम कर दें
तो वो 453 केल्विन पे बॉईल करने लगेगा विदाउट डिकम्पोजिशन, तो हम उसको इजीली सेपरेट आउट कर लेंगे। तो दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम द स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री। स्पेंट लाई क्या होता है? बेसिकली जब सोप बन रही होती है तो ग्लिसरॉल वगैरह का मिक्सचर ही होता है स्पेंट लाई, एंड इसको ऐसे इट इज याद करो, ग्लिसरॉल वगैरह का मिक्सचर होता है, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो स्पेंट लाई एक मिक्सचर की तरह होता है, उसके अंदर ग्लिसरॉल को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। समझ आया या नहीं? क्योंकि ये नया था, ये समझ आया? यस सर। ठीक। तो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है, ये एक तरह की डिस्टिलेशन ही रहेगी, बस इसमें हम बॉईल करेंगे यूजिंग द स्टीम। हम हीट नहीं करेंगे डायरेक्टली, हम स्टीम को यूज करेंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इस मेथड से जो इजीली स्टीम के थ्रू वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम वोलेटाइल हो, मतलब स्टीम में ही इतनी एनर्जी यूज कर ले वो स्टीम से कि वो वेपर फेज में कन्वर्ट कर सके। हम बाहर से कोई सच डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे, जैसे यहाँ तो डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम ऐसी कोई भी डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते हैं इसमें। इसमें उन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जा सकता है जो स्टीम से वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब वो स्टीम वोलेटाइल हो। स्टीम वोलेटाइल का मतलब स्टीम की एनर्जी यूज करके वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड which is appreciably volatile in steam from a non volatile component। मतलब एक कंपोनेंट होगा जो स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा, एक कंपोनेंट होगा जो स्टीम वोलेटाइल होगा, हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। Thus, the process of steam distillation is used to purify the substances which are volatile in steam but are not miscible with water। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टीम मतलब पानी है एक तरह का, पानी में मिक्स नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि वो पानी में ही मिक्स हो जाए, उस स्ट्रीम में ही मिक्स हो जाए। वोलेटाइल तो होना चाहिए लेकिन पानी में मिक्सिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ फिर तो हम स्टीम यूज कर रहे हैं तो वो उसी स्टीम में मिक्स आउट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट तुम रहने दो, चाहे या याद करना है तो याद कर सकते हो। हाई वेपर प्रेशर होना चाहिए, हाई वेपर प्रेशर एंड नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज होनी चाहिए। ये दो याद कर लो, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है कि ऐसे कंपाउंड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं जो स्टीम वोलेटाइल है लेकिन पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टीम एक तरह का पानी ही तो है। अगर वो पानी के अंदर ही डिसॉल्व हुआ फिर तो जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होगा वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, स्टीम के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। मस्ट बी स्टीम वोलेटाइल बट नॉट मिक्सिबल विद वाटर, एंड उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी होनी चाहिए जो स्टीम में वोलेटाइल ना हो, बेसिकली जो स्टीम से वेपर फेज में कन्वर्ट ना हो सके। The process of steam distillation can be applied for the separation of mixture of orthonitrophenol, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। बेसिकली ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या है? स्टीम वोलेटाइल होता है, ये स्टीम से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड पैरानाइट्रोफिनोल जो होता है ये स्टीम नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब ये कन्वर्ट नहीं होता, तो हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। In this process, water vapors carry among them the vapors of orthonitrophenol, which is more volatile, and they get condensed in the receiver। बस इसमें हम एनर्जी डायरेक्टली हीटिंग नहीं कर रहे हैं, बस हम स्टीम के थ्रू उसको वेपर फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्टीम डिस्टिलेशन। This method can also be used for the purification of impure samples of aniline। Clear या नहीं? कोई डाउट? देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने पास कोई एक राउंड बॉटम फ्लास्क था, हम उसको डायरेक्टली हीट कर रहे थे। ठीक, हम लोग उसको डायरेक्टली क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे। तो मतलब हम काफी हाई टेम्परेचर पे उसको हीट कर रहे थे, जितना टेम्परेचर अपने को चाहिए हम उतना प्रोवाइड करते थे, उसमें से एक बंदा वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता था एंड उसको हम बाद में कलेक्ट कर लेते थे। बस यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, हमने स्टीम रखी हुई है, हम इसको स्टीम पास कर रहे हैं, यहाँ से स्टीम पास कर रहे हैं
स्टीम मतलब वाटर वेपर्स। ठीक, हमने इसको स्टीम पास की है और स्टीम की एनर्जी को यूज करके ही हम चाहेंगे कि कोई एक कंपोनेंट वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए और हम उसको बाद में कंडेंस आउट कर दें। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? बस इतना सा फर्क है। ज्योति का नहीं समझ आया? अच्छे से नहीं आया, हाँ, सर ऐसे तो इतने अच्छे से नहीं आया। इतने अच्छे से नहीं आया। रुको मैं YouTube की कोई वीडियो देखता हूँ, अगर हो मेरे पास चेक करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना वापस? यस सर दिख रही है। Take a look at this distilling apparatus. The bottom reservoir is filled with distilled water. Above is an alembic chamber that holds the plant material, often called biomass. The biomass is full of tiny sacs that contain essential oil. When the water boils, the steam passes up into the chamber. As the steam passes through the biomass, the temperature causes the tiny sacs to burst open, releasing the essential oil. The essential oil rises up with the steam, and together the oil and steam pass into a tube. This tube passes through a cold condensing chamber. The cold temperature changes the steam back into liquid, which drips out of the tube. The liquid collects in a new reservoir, where the water and oil separate naturally. The water, which is called hydrosol, is left at the bottom, while the oil rises to the top. तुम हाइड्रोसोल वगैरह छोड़ दो। And last, स्क्रीन बंद हो गई। चलो देखो, तुम लोगों ने क्या करना है, तुम बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, बस इन्होंने जैसे यहाँ पे प्लांट को यूज किया है प्लांट ऑयल्स को सेपरेट आउट करने के लिए। हम बस अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिकली प्लांट भी तो एक तरह से ऑर्गेनिक ही है, तो हम भी इस तरीके के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करने के लिए इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। स्टीम के थ्रू हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कोई एक कंपोनेंट स्टीम की एनर्जी यूज करके वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर या नहीं? यस सर क्लियर। ज्योति का कुछ समझ आया या नहीं? यस सर। ठीक, डिस्टिलेशन का मैं देखता हूँ, एक मिनट, इसे नोट करें। एंड स्टीम डिस्टिलेशन में हम डायरेक्ट हीटिंग यूज नहीं करते हैं, हम स्टीम यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फॉर एग्जांपल कोई दो कंपाउंड है जिसके बॉइलिंग पॉइंट है 350 केल्विन और 355 केल्विन, तो जब वो हीट 350 केल्विन तक पहुंच गई तो उस टाइम पे दोनों के दोनों इजीली पास नहीं कर जाएंगे उस मतलब पैकेजिंग बच्चे, से। वो जो हमने बीच में वो रखा है एक तरह से फ्रैक्शनल कॉलम रखा है, वो दोनों में से सिर्फ ज्यादा वोलेटाइल वाले को तो पास करने दे देगा, लेकिन जो कम वोलेटाइल है वो इसको पास ही नहीं कर पाएगा, वो इतने में ठंडा हो जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। तो सर वो ज्यादा वोलेटाइल वाला क्यों नहीं ठंडा हो रहा? उसको भी तो होना ज्यादा चाहिए। वोलेटाइल वाला, बेसिकली वो ज्यादा वोलेटाइल का मतलब क्या है कि वो गैसियस स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, तो अगर वो गैसियस स्टेट में ज्यादा स्टेबल है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। ओके सर। ठीक है, यस उसको ठंडा पानी जब हम सप्लाई करेंगे वो तब जाके कन्वर्ट होगा, बाहर आ जाएगा वो, जब ठंडा पानी आएगा वो कंडेंस आउट हो जाएगा। यस करें इसे नोट, जितना रहता है फिर आगे करें। अगला मेथड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनो, पहले समझ लो फिर लिख लेना। बेसिकली इसके अंदर है क्या, अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर इंप्योरिटीज भी हैं, ठीक है। हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है।
हमने उसके अंदर कुछ एक ऐसा सॉल्वेंट डालना है, हमने उसके अंदर कोई एक सॉल्वेंट डाल दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हमने उसके अंदर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया। अच्छा, पहले मैं ये चीजें थोड़ी सी क्लियर कर दूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं जनरली? नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन होता है जनरली। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं? नॉन पोलर। तो दे आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे आर मोर soluble in organic solvents. Organic solvents मतलब non polar solvents, basically non polar solvents। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है शायद, कि पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? जनरली नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, एंड वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। हम यही फिनोमेना यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसके अंदर इंप्योरिटीज भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, सब कुछ है। उसके अंदर हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल दिया है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल के उसको मिक्स कर दिया, अच्छे से शेक कर दिया, मिक्स कर दिया। जब मिक्स करोगे तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो तो डिसॉल्व हो जाएगा किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होगी, और जो नीचे इंप्योरिटीज हैं वो एक्वस लेयर में ही रह जाएंगी। इंप्योरिटीज नीचे एक्वस लेयर में रह जाएंगी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक लेयर में ही, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाली लेयर में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे नीचे पानी रह जाएगा और ऊपर तेल की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं, तो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, जैसे तेल ऊपर आ जाता है पानी में। सेम कुछ ऐसा ऐसा फिनोमिना है। ये टैप लगी होती है, इसको ओपन करो, धीरे धीरे ये एक्वस लेयर को अलग कर दो, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली लेयर अलग से एक बीकर में सेपरेट आउट कर सकते हो। क्लियर या नहीं? समझ आया? कोई डाउट? No, sir. This method is used to separate a given organic compound present in aqueous solution by shaking with a suitable organic solvent in which the compound is more soluble than water. ठीक है, हमने एक ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया जिसमें कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू वाटर। बस इसमें ये ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा सॉल्वेंट ही वाटर से मिक्स हो जाए। The basic requirement of this of the organic solvent is that it should be immiscible with water. ऐसा ना हो कि सॉल्वेंट ही पानी से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, फिर अपना काम खराब हो जाएगा। So that the organic and the water layers can be easily separated. कोई डाउट? ये डायग्राम के लिए तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा, डायग्राम बना लेना। बेसिकली है क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्वेंट में है, हमने ऊपर से एक सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला और उसको अच्छे से शेक कर दिया। अब जब शेक करेंगे तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर है, एंड नॉन पोलर इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक लेयर में आ जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की लेयर में आ जाएगा, और नीचे इंप्योरिटीज रह जाएंगी एक्वस लेयर में। टैप ओपन करो, धीरे धीरे दोनों को अलग अलग बीकर में कलेक्ट कर सकते हो। क्लियर सबको? कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, जो वाटर है, जैसे इधर लिखा हुआ है aqueous solution, मतलब to separate a given organic compound present in aqueous solution, तो aqueous solution का मतलब कि वो वाटर की में मिक्स है? हाँ, मेनली। सर, तो वाटर तो पोलर कंपाउंड है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो नॉन पोलर होते हैं, तो मिक्स कैसे हो गया? इथेनॉल इज आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, मतलब जो Lot of- एक्सेप्शन, ऐसा आज तक हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो डिसॉल्व होते हैं, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। पानी के अंदर भी होती है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा होती है। इथेनॉल हो गया,
ठीक है, हेक्सेन तो नहीं, प्रोपेनॉल, जितने भी अल्कोहल्स हैं, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उनके लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ये वो Yes. पानी के अंदर डिसॉल्व थे पहले, हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, ऑर्गेनिक में वो ज्यादा डिसॉल्व हो गए क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और हमने उसको सेपरेट आउट कर लिया। Yes. करो इसे नोट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुमसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए। अमंग मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये लास्ट है क्रोमेटोग्राफी, लेकिन ये बहुत लंबा है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं फर्दर। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से समझें इस चीज को। यहाँ से दिस इज द मॉडर्न मेथड। अच्छा, पहले क्रोमेटोग्राफी शुरू करने से पहले अपने पास दो चीजें होती हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्सॉर्प्शन। दोनों में फर्क पता है? एक में बी आता है, एक में डी आता है, दोनों में फर्क पता है या नहीं? सर एब्जॉर्प्शन तो बेसिकली कि कोई भी सब्सटेंस किसी सब्सटेंस के मॉइस्चर को लाइक एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब कर, एड्सॉर्प्शन शायद से रिलीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन तो सर मतलब जब एक मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम्स एक जगह इकट्ठे हो जाते तो शायद उसको कहते हैं तो एड्सॉर्ब कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं? सरफेस पर। सरफेस। बेसिकली एड्सॉर्प्शन होती है सरफेस पे। एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। मान लो तुम्हारे पास एक स्पॉन्ज है, ठीक, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को तुमने पेंट के डिब्बे में डिबो दिया या इंक का डिब्बा दिया। इंक होती है ना, एक नॉर्मल कोई भी मार्कर वाली इंक ले लो, उसके अंदर पानी डाल दो बहुत सारा भर के, और उस स्पॉन्ज को उस बाल्टी में डुबो दो। ठीक, कुछ देर बाद उसको बाहर निकालो एंड उसको बीच में से काट दो, तो तुम देखोगे तो जो इंक है वो अंदर तक चली गई है। ऐसा होगा? स्पॉन्ज में इंक अंदर तक चली जाएगी या नहीं जाएगी? क्या लगता है? स्पॉन्ज में इंक अंदर तक चली जाती है सर चली जाती है ना? स्पॉन्ज जो होगा, जो नई जब तुम काटोगे तो तुम देखोगे अंदर से भी कलर्ड हो चुकी है। स्पॉन्ज एब्जॉर्प्शन देखते हैं। अगर मेरे पास कुछ पड़ा हो तो देख लेते हैं। YouTube पे तो कहीं नहीं कुछ मिलेगा ऐसे तो। चलो फिलहाल तुम करके देख लेना कभी घर पे भी, ठीक है? तो अगर तुम थोड़ा ध्यान से इसको करोगे परफॉर्म, तो जब तुम इंक के किसी भी बॉक्स में इसको डिप करोगे तो स्पॉन्ज के अंदर तक इंक चली जाएगी। अब तुम क्या करो, स्पॉन्ज की जगह एक चॉक ले लो, चॉक को उसी इंक के बॉक्स में डिप कर दो। जब तुम चॉक को तोड़ोगे, जो नई सरफेस आएगी, क्या अंदर इंक गई हुई होगी? क्या चॉक अंदर से कलर्ड हो जाएगा? नहीं, सब बार बार से गीला होता है। चॉक बाहर बाहर से होगा, अंदर से वैसा का वैसा ही रहेगा, व्हाइट कलर। ठीक, तो मतलब चॉक पे जो इंक है वो सिर्फ सरफेस पे लगी है, तो जब सरफेस पे चिपकती है कोई चीज तो उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, और नॉर्मली जब अंदर तक चली जाती है तो वो होती है एब्जॉर्प्शन। क्लियर है दोनों फिनोमेना से फर्क? एक है एब्जॉर्प्शन, एक है एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना, बल्क मतलब अंदर तक इंक चली जाती है, इट इज अ बल्क फिनोमिना। और एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। जो क्रोमेटोग्राफी है वो एड्सॉर्प्शन पे डिपेंड करती है, सारी की सारी क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड है। ठीक, पहले इसके बारे में देख लेते हैं चीजें क्या हैं। इट इज द मॉडर्न मेथड यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट। ये किस काम आती है? एक मिक्सचर को सेपरेट आउट करने में इनटू इट्स कंपोनेंट, इवन प्यूरिफिकेशन में काम आती है, एंड आल्सो द
टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स। इसीलिए ये ज्यादा प्रेफर्ड है, क्योंकि ये सेपरेशन में भी काम आती है, प्यूरिफिकेशन में भी काम आती है और टेस्टिंग में भी काम आती है। एंड ये भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रोमेटोग्राफी का जो नाम है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, क्रोमा मीनिंग कलर एंड ग्राफी फॉर राइटिंग, क्योंकि ये सबसे पहली बार यूज किया गया था। इट वाज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ colored substances found in plants। ये याद रहने देना, बस ये याद रखें कि it was first used for separation of colored substances found in plants। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। This technique is based on the difference in the rate of at which the components of the mixture move through a porous medium under the influence of same solvent। बेसिकली क्या है, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है ये समझ लो थोड़ा सा। एक सॉल्वेंट है, ठीक है, होता क्या है मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूं बेसिक क्रोमेटोग्राफी का। तुम्हारे पास एक फिल्टर पेपर है, तुम्हारे पास क्या है, एक फिल्टर पेपर है। ये बिल्कुल एक बेसिक आइडिया है, जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और देखेंगे। तुम्हारे पास एक फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर कैसा होता है, पोरस होता है, पोर्स होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे जो हमें नहीं दिखते, पोरस फिल्टर पेपर है। ठीक, तुम क्या करते हो, इस फिल्टर पेपर को किसी बीकर में डालते हो, कभी करके देखना। अगर तुम फिल्टर पेपर को किसी बीकर में डालो और कुछ इस तरीके से डालो कि पानी सिर्फ उसके नीचे नीचे तक ही हो, बस थोड़ा सा फिल्टर पेपर पानी में डिप हो जाए। कभी अगर लैब में गए हो, किया हो तो तो पूरा करके, गीला हो जाता था। हाँ धीरे धीरे विद टाइम वो पानी ऊपर तक आ जाता है। यस सर। आ जाता है या नहीं? यस। विद टाइम वो फिल्टर पेपर पूरा का पूरा गीला हो जाता है। जब कहीं पे पानी गिर जाता है, ठीक है, तो हम फिल्टर पेपर रख देते हैं, फिल्टर पेपर पूरा गीला हो जाता है, पानी को सोख लेता है। तो यहाँ पे भी यही कहने की कोशिश की। अब क्या होता है इसके अंदर, हमने मान लो कोई कंपोनेंट है उसको सेपरेट करना है, ये एक मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है। ठीक, ये मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है। मान लो ये मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ये मिक्सचर है। हमने एक मिक्सचर की डॉट लगा दी। ठीक, हम पता लगाना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है। तो जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स भी ऊपर जाएंगे। लेकिन क्या होगा, कोई ज्यादा स्पीड से जाएगा, ऊपर तक पहुंच जाएगा, कोई कम स्पीड से जाएगा, नीचे ही रह जाएगा, कोई उससे भी कम स्पीड से जाएगा, नीचे ही रह जाएगा। तो हमें अलग अलग कंपोनेंट के उसमें डॉट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड प्योर नहीं था, इसके अंदर कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स थे। अब दोबारा से लॉ समझो एक बार। हमने एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर को थोड़ा सा पानी के अंदर डिप कर दिया, कहीं पे भी एक डॉट लगा दी है मिक्सचर की, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। ठीक, अब जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे ये कंपोनेंट्स भी ऊपर जाएंगे, लेकिन कोई ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा, कोई कम स्पीड से ट्रेवल करेगा। जो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा ऊपर तक पहुंच जाएगा, जो कम स्पीड से ट्रेवल करेगा वो बीच में रह जाएगा, जो बिल्कुल ही कम स्पीड से ट्रेवल करेगा वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा। तो अगर तुम्हें अलग अलग डॉट्स देखने को मिलती हैं तो इस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये प्योर तो नहीं है, इट इज अ मिक्सचर। अगर एक ही डॉट देखने को मिलती है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि वो प्योर है। ठीक, द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन रेट एट विच, रेट मतलब स्पीड, एट विच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मूव थ्रू, कोई ज्यादा स्पीड से गया, कोई कम स्पीड से गया, एट विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर मूव थ्रू अ पोरस मीडियम। पोरस मीडियम क्या है अपना, फिल्टर पेपर, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। क्लियर या नहीं?
तो मुझे ये Yes. डॉट ट्रैवल करने का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि मतलब एक मिक्सचर एक पॉइंट पे अगर ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन वाला जस्ट एक एग्जांपल लिया। अभी इसको हम लार्ज स्केल पे करेंगे तो वो मिक्सचर को सेपरेट आउट करने में हेल्प हो जाएगा। ये मतलब ऐसे अगर ही हम पानी मिक्सचर ऊपर आ रहा है तो वो कैसे डॉट के ऊपर जाएगा, मुझे नहीं समझ आया। बच्चे ये होता है एक्चुअली क्या है कि देखते हैं कोई वीडियो पड़ी हो तो देखते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि ये ऐसे कैसे समझाऊं। बेसिकली होता क्या है कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, उसका रीजन क्या है कि जो भी ये सॉल्वेंट है इसका कंपोनेंट्स जो हैं वो उस कंपोनेंट के साथ सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी दोनों के बीच। जो भी कंपोनेंट है ए बी सी वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा मतलब उसके बाद कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएगा। एंड जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो कंपोनेंट भी ऊपर जाएगा, लेकिन बस फर्क ये है कि कोई कंपोनेंट ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा, कोई कंपोनेंट कम स्पीड से ट्रेवल करेगा और पीछे रह जाएगा। इतना फर्क है। ठीक है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने सॉल्वेंट के साथ कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएंगे। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएंगे तो उसी के साथ मूव करने लग जाएंगे। जब उसके साथ मूव करेंगे तो कोई कंपोनेंट ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, कोई कंपोनेंट कम स्पीड से मूव करेगा। तो ये इसका प्रिंसिपल बन जाएगा कि भाई द डिफरेंस इन द रेट्स एट विच द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव थ्रू अ पोरस मीडियम फिल्टर पेपर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सॉल्वेंट। ठीक, तुम ये काट सकते हो अगर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, वैसे तुम्हें बाद में ये याद ही करना है। अगर अभी आप स्टेशनरी फेज क्या है, फिल्टर पेपर तो वहीं का वहीं पड़ा है, हम फिल्टर पेपर को तो डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे। तो फिल्टर पेपर क्या है अपने लिए, स्टेशनरी फेज। सॉल्वेंट मूव कर रहा है तो सॉल्वेंट क्या है, मोबाइल फेज या मूविंग फेज। कोई डाउट? नो सर। करो इसे नोट। साक्षी क्लियर? आस्था क्लियर? सर आप कह रहे थे ना अभी कि कुछ वीडियो में एक बार आप इसको कुछ पढ़ा हो तो दिखा दो पहले ये जिसमें लिखो तो सही, अभी बहुत सारे मतलब कॉलम सेपरेट। क्रोमेटोग्राफी दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। टीएलसी बाद में दिखाता हूँ। ये टीएलसी है जिसका मैंने एग्जांपल लिया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये। साक्षी तुम्हें कुछ समझ आया या नहीं? सर थोड़ा बहुत आया। थोड़ा बहुत ही आया, चलो कोई बात नहीं, लिखो एक बार। मैं इसका कॉलम क्रोमेटोग्राफी का पार्ट शुरू करता हूँ, उसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ आएगा। एक बार लिखो फिर देखता हूँ। Filter paper and use a pencil. The first step is to take a piece of filter paper and use a pencil to draw a line near the bottom of the sheet, which we call our baseline. Next, you want to add your sample of ink, which you think might contain lots of different substances, to the pencil line. Then we need to find a beaker and fill it with a shallow amount of solvent, like water or ethanol. We are now ready to start, and we can place the filter paper into the solvent. But importantly, we have to make sure that we don't submerge our pencil line and our spot of ink, which is why we made our solvent shallow. And if you're being careful, you should really place a lid on top to stop the solvent from evaporating. Then we just wait for the solvent to seep up the paper, and as it does so, the different dyes that make up our ink will dissolve in the solvent and move up with it. What makes this interesting, though, is that each of the different dyes will travel up the paper at different rates, and so they'll end up separating out, which tells us that each one must be a different substance. So we've basically separated out the different substances. However, if any of our chemicals are soluble in that solvent, ये समझ आया या नहीं? यस सर। साक्षी कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, करो इसे नोट। Done.
डन। ठीक ठीक तो नोटेड। ठीक, साक्षी को भी लिखने दो, फिर आगे करते हैं। सर डन। ठीक, जस्ट वन। देखो 11:10 हो गए। अच्छा, पता नहीं चला। कल करना है कंटिन्यू या आज कर लोगे थोड़ा सा और? मर्जी आपकी। चलो देखो आगे, ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहली क्रोमेटोग्राफी है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। जो हमने सबसे पहली क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है वो है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। It is based on the fact that different compounds are adsorbed on an adsorbent to different extent, to different degrees. Basically ये क्या कह रहा है कि कोई कंपाउंड ज्यादा एड्सॉर्ब होगा, कोई कंपाउंड कम एड्सॉर्ब होगा, डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन। कोई कंपाउंड ऊपर रह जाएगा, कोई कंपाउंड नीचे रह जाता है। मतलब अब वो इंटरेक्शन की बात कर रहा है, कौन सी इंटरेक्शन है दोनों के बीच? एड्सॉर्प्शन इंटरेक्शन की बात कर रहा है कि कोई कंपाउंड ज्यादा एड्सॉर्ब हुआ है, मतलब वो सरफेस से चिपक गया है, फिल्टर पेपर से चिपक गया है, तो ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है। कोई कंपाउंड फिल्टर पेपर से चिपका नहीं है और ज्यादा अच्छे तरीके से मूव कर पा रहा है, तो ऊपर तक चला गया है। आ रहा है समझ या नहीं? मान लो 3 कंपोनेंट है, ठीक है, मान लो 3 कंपोनेंट है ए बी सी, एज्यूमिंग 3 कंपोनेंट है या 2 ही कंपोनेंट ले लो। ए की एड्सॉर्प्शन अच्छी है, हाई एफिशिएंट एड्सॉर्प्शन कह सकते हैं। एफिशिएंट एड्सॉर्प्शन है, तो वो सरफेस से चिपक गया है। एफिशिएंट एड्सॉर्प्शन है मतलब उसकी सरफेस के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, तो वो ऊपर तक नहीं जा पा रहा, वो नीचे रह गया। अब मान लो जो बी है उसकी एड्सॉर्प्शन एफिशिएंट नहीं है, लेस एड्सॉर्प्शन, तो बी की एड्सॉर्प्शन अच्छी नहीं है, तो वो सरफेस से ज्यादा चिपका नहीं है, तो वो ऊपर तक चला गया है। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? तो इट इज बेस्ड ऑन, बोलो बोलो। सर बी में एब्जॉर्प्शन हो रही है फिर? नहीं है, दोनों में एड्सॉर्प्शन। कोई एक कंपोनेंट ज्यादा अच्छे से एड्सॉर्ब हुआ है, कोई दूसरा कंपोनेंट जो है वो अच्छे से एड्सॉर्ब नहीं हुआ है, मतलब अभी भी वो फ्लो करने की टेंडेंसी रख रहा है। एक है जो एड्सॉर्ब हो गया, मतलब सरफेस से चिपक गया उस फिल्टर पेपर से, तो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा ऊपर नीचे। क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक है। It is based on the fact that different compounds are adsorbed on the adsorbent to different degrees. अब ये सब शुरू करने से पहले तुम्हें बस यहीं तक करना है, ठीक है। एंड ये 2 तरह का होता है। हाँ थोड़ा सा, अब क्या करें, शुरू तो किया ही है। मैथ्स का टेस्ट है पेशेंट सर। बस 2 मिनट, थोड़ी देर और। ये 2 तरह का होता है फर्दर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हम बस कॉलम क्रोमेटोग्राफी करना चाहेंगे आज। मैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर एक वीडियो ढूंढता हूँ, जस्ट अ मिनट।